हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ओके, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? जी दोस्तों, आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे पास पहुंचाएं। जी, ये बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, क्या है ना कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? जी दोस्तों, ये क्वेश्चन मामूली सा बहुत आसान क्वेश्चन है और ये MPPCS के प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उस समय हमारा दिमाग इतना नर्वस रहता है, इतना टेंशन में रहता है कि हम लोग शब्दों को पकड़ नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन में मात्र शब्दों का ही खेल है। इसके कहने का मतलब है कि दूर की वस्तुओं को बड़ा रूप में किस उपकरण के द्वारा देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं दूरबीन के द्वारा। आप लोग हमें बताएं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, यानी दूरबीन के आविष्कारक कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएं। वैसे मैं बता दूं, दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। जी, गैलीलियो। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? यह है आपका क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति। वैसे BPSC डिजिट टाइप, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग एग्जैक्ट डिजिट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन BPSC का आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 331 मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा रखता है? इनमें से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो इनमें से रखता है बैंगनी रंग। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम है, यानी इसकी प्रकाश ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, यानी ऊर्जा की खपत नहीं होगी, तो ज़्यादा ऊर्जा रहेगा ही नहीं इसके पास। समझ गए? और लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इंडिकेटर में लाल प्रकाश का यूज करते हैं ताकि दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। ओके, चलिए। प्रकाश वोल्टिया सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? जी दोस्तों, आप लोग इसका आंसर हमें बताएं। इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, गैस तो रहता ही है, पर इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब है धातु। जी, धातु। तो धातु का प्रयोग किया जाता है कौन सी? सोडियम। ठीक है, और सोडियम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोडियम जब जलता है तो पीले रंग का प्रकाश देता है, इस कारण तो वो पीली रोशनी निकलती है। पर सड़कों पे लगाने के इसका मुख्य कारण होता है कि जब भी बरसात होती है तो उस समय ये रोशनी एक समान दिखती है, इसमें कोई छिटपुट सा या डिवाइडेड नहीं होता, वो प्रकाश वितरित नहीं होती, इसलिए सोडियम का प्रयोग किया जाता है और इसमें कुछ मात्रा में नियोन गैस भी यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? जी, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ये जो उपकरण आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से बताएं कि किसमें इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में, और एंडोस्कोपी को हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए प्रयोग करते हैं, जांच करने के लिए। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक पतली सी पाइप होती है जो मुंह के द्वारा ये गले से होते हुए और पेट में जाता है, और जो हमारे अंदर क्या कहीं पे कोई घाव है या कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे कट हो गया है अंदर या कोई इन्फेक्शन है, तो वो सब ये सब जांच करता है एंडोस्कोपी।
और उसी पाइप में ये ऑप्टिक फाइबर लगा रहता है, एक तरह से टॉर्च की तरह समझ जाइए। जैसे वो हमारे मुंह से गले से होते हुए अंदर जाता है ना, तो ये टॉर्च की मदद से अंदर ऐसे उजाला होते जाता है और ये सब चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पे डॉक्टर देख पाते हैं, जिससे वो अपना आसानी से जांच कर पाते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? जी, इसका आंसर होगा दृष्टि पटल के सामने। अभी आप लोग ये बताएं हमें कि दृष्टि पटल किसको बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं रेटिना को। कभी कभी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का आंसर तो जानते हैं, पर शब्दों की वजह से थोड़े से मार खा जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन नया नहीं है, आप लोग बिल्कुल जानते हैं, मुझे पता है, पर एग्जाम में हम लोग थोड़ी मोड़ी कन्फ्यूजन के चलते कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों को बता रही हूँ। अवतल लेंस, अवतल अ का उच्चारण हो रहा है, निकट इसके में भी अ का उच्चारण हो रहा है, तो अवतल किसके लिए जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए। उत्तल उ का उच्चारण हो रहा है, तो दूर इसमें भी उ का उच्चारण हो रहा है, तो उत्तल लेंस किसके लिए जाएगा? दूर दृष्टि दोष के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जी दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। जी, माइक्रोफोन के द्वारा। ये है अगला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री जो हाल ही में भी 12 जून को हुए थे, उनमें ये आया हुआ क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? देखने में तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, और लेकिन कुछ बच्चे गलत ही करके आ गए थे, कोयला मार के आ गए थे। पर बच्चों, कोयला नहीं होगा, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। वैसे तो ये सारे कार्बन के ही अपरूप है, लेकिन सबसे जो अस्थायी रूप है वो है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लीड में करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर में भी काम आता है, और बड़ी बड़ी मशीनों में ये ऑयल और ग्रीस के साथ मिक्स करके दिया जाता है चिकनाहट के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, कौन है? जी दोस्तों, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। जी, अभी ये द्विनाम पद्धति क्या है? जैसे किसी भी चीज का एक अपना लोकल नाम हो गया और एक हो गया वैज्ञानिक नाम। जैसे आम हम सब जानते हैं, पर वैज्ञानिक नाम उसका क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो यही जो है, इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं, और इसके जनक है कैरोलस लिनियस। रॉबर्ट कोच, बताइए ये किसके आविष्कारक हैं? ये हैजा और टीबी के जो जीवाणु हैं उनके खोज किए। एडवर्ड जेनर जो है, ये चेचक के टीके का खोज किए। और डार्विन, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे। डार्विन का सिद्धांत जो इवोल्यूशन के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। वैसे तो ये जो सब आप देख रहे हैं ये सब ब्रेन के ही पार्ट है। ड्यूरामीटर जो है, ये ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली रहती है, इसके बाद फ्लूइड रहता है। ये सब ब्रेन को बचाता है कि जब भी एक्सीडेंट हो तो डायरेक्ट ब्रेन पे चोट न लगे। ठीक है, ये सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम जो है, ये हमारे शरीर को बैलेंस रखता है। ये भी ब्रेन का ही पार्ट है और हमारे शरीर को बैलेंस रखता है, और ब्रेन में जितने भी भाग हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि है, जिसको आप लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसको नियंत्रित करता है। और खासकर जब आप लोगों को नींद आती है, भूख लगती है, टेंशन आता है या बहुत गुस्सा आता है, इन सब में
ब्रेन ही नियंत्रण करता है, ठीक है। और सेरिब्रम ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और इसका काम यही है सोचने वाला। जो आप सोचते हैं ना वो सेरिब्रम का देन है। सोचने की क्षमता कहाँ से आती है? सेरिब्रम से। तो चलिए और भी महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किस हार्मोन की वजह से नियंत्रित रहता है? जी दोस्तों, ये रहता है, आप लोग बताएं हमें कमेंट में। और हाँ, अगर ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो उसी व्यक्ति को चिनिया रोग हो जाती है, जिसको हम लोग डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, वो हो जाते हैं। ये नियंत्रण होता है इंसुलिन की वजह से। ये हार्मोन है इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज से स्रावित होता है। मेलाटोनिन ये भी एक हार्मोन है जो हमारे शरीर का स्किन का जो कलर है उसको ये निर्देशित करता है, ठीक है। मेलाटोनिन जिसके शरीर में ज़्यादा हो तो वो थोड़ा सांवले या काले रंग के होते हैं, जिनके शरीर में कम हो तो थोड़ा वो गोरे होते हैं। तो ये सब जो गोरे काले का चक्कर है ये मेलाटोनिन का काम है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जिससे ये ब्लड में आसानी से अवशोषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हृदय गति को कंट्रोल करने में किस रासायनिक पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जी, ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है वो कहाँ शुरू होती है? आप लोग इसका आंसर हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा गृह। जो भी हम खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए? नहीं नहीं नहीं, स्वाद के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो जो भी हम खाना खाएं बीच में बहुत सारे ऑर्गन इसमें डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। सब बीच में बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। जो खाए और बाकी प्रोसेस होने के बाद जहाँ से एनर्जी निकलती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लाइसोसोम, इसको सुसाइड थैली बोलते हैं। इसमें जो भी हमारे शरीर में थोड़ी बहुत जो शरीर को नहीं चाहिए वैसी जो पदार्थ है उन सबको ये इकट्ठा किया रहता है। केंद्रिका जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ पे DNA प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। और राइबोसोम, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यहीं से प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फुट और माउथ रोग किसके कारण होता है? जिसको आम भाषा में खुरपका या मुंहपका रोग बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये होते हैं विषाणु के द्वारा। जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांस को किस वर्ग के श्रेणी में रखा गया है? जी, इसका आंसर हमें बताएं। क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, आंसर आप लोग बताएं। बांस को रखते हैं घास की श्रेणी में। आप लोग भी सोच रहे हैं कि बांस इतना वृक्ष के समान होता है, इतना लंबा, और कैटेगरी कौन सी? घास की है ना। पर हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखने में वृक्ष जैसा लगता है पर इसकी कैटेगरी घास की है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? जी, इसके पहले अभी BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि लौंग जो आप लोग खाते हैं ना, पूजा में भी उपयोग होता है, तो लौंग का कौन सा भाग खाने में हम लोग उपयोग करते हैं? तो फूल की कली, वो याद रखिएगा। और केसर का वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? जी दोस्तों,
हाँ देखिए, जल्दीबाजी में आप लोग ऑक्सीजन मार के आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? प्रथम स्थिर यौगिक। ये जो प्रथम स्थिर यौगिक है ये है ग्लूकोज, ठीक है। जो ऑक्सीजन है ये मेन प्रोडक्ट है जो बाद में निकलता है, ठीक है। पूरी प्रोसेस होने के बाद प्रकाश संश्लेषण का तब ऑक्सीजन निकलता है जो हम लोगों के लिए जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी शब्द कहा गया? जी दोस्तों, पहले ये बताइए हम लोग कि आनुवंशिकी कहते किसको हैं? आनुवंशिकी उन्हें कहते हैं कि एक जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए कि कोई हमारे फैमिली में कोई हमारे पेरेंट्स का कोई गुण या कोई लक्षण हमारे में आ गया, हमारा कुछ हमारे बच्चों में चला गया, तो जो एक लक्षण है, एक जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और ये शब्द बोले थे वाटसन, सर वाटसन ने। हाँ, ये आप लोग बताएं कि डीएनए का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किए थे? वो दो वैज्ञानिक थे, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, जी। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिरोपण किनके द्वारा किया गया? जी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। जी, हृदय का पहला प्रतिरोपण जो हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, वो पहला किया गया था क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा, और ये साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे। जी, रॉबर्ट कोच जो कि आप लोग जानते ही थे, हैजा और टीबी के जीवाणु का खोज किए। हाँ, लुईस पास्चर किस लिए मशहूर थे, किसके आविष्कारक थे, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। विलियम हार्वे जो हमारा ये ब्लड रिलेटेड जो डिजीज है, ब्लड रिलेटेड जो परिसंचरण तंत्र है, वो सब का ये खोज किए थे विलियम हार्वे। और लुईस पास्चर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? ये बताइए कि प्लाज्मा है क्या, किसका भाग होता है? प्लाज्मा जो है ये ब्लड का भाग होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में जल और प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये सारे पाए जाते हैं। जब आप लोग लैब में जाते हैं ना ब्लड टेस्ट कराने, तो कुछ टेस्ट के लिए ब्लड से ये प्लाज्मा निकाल के वो लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। वही ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो होता है आपका 90%। बहुत ज़्यादा है ना, 90%। इसीलिए कहा जाता है पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आज से ही शुरू कीजिएगा जो लोग पानी कम पीते हो, ठीक है। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए तालाब या कुओं में किस जीव को छोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग जरूर जानते होंगे, है ना। जी, इसका आंसर है गैम्बूसिया मछली। ये क्या है? मछली है। ये क्या करती है, मच्छरों के जो लार्वा होते हैं ना, अंडा लार्वा, उसी को ये चट कर जाती है। अब लार्वा ही चट कर जाती है तो बच्चे जन्म ही नहीं लेते, तो इसीलिए मच्छरों को नियंत्रण में किया जा सकता है। टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? अरे रुकिए, इसका आंसर देने से पहले आप लोग हमें ये बताएं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पहले ये आंसर बताइए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में, ठीक है, जांघ में। और टिबिया हड्डी जो है ये घुटने से नीचे की जो है पतली सी खोखली ये हड्डी होती है, उसी को टिबिया हड्डी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? पैर में। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? एकदम सही बोले आप लोग, कान में, जिसका नाम क्या है? स्टेपिज हड्डी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए खूब रिवीजन कीजिए ताकि साइंस के क्वेश्चन कम से कम ना छूटे आपसे, ठीक है। तो धन्यवाद।